आम्रपाली को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। तभी उसे भानु प्रताप की कही हुई कुछ बातें याद आ गई, जिससे आम्रपाली को आत्मबल मिला और अगले दिन सुबह होते ही वो सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर के साथ उस कबीले में जाने के लिए तैयार हो गई थी, जिस कबीले का चिन्ह उस खून से सने खंजर पर दिख रहा था। राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी तैयार होकर आ चुके थे। इंतजार था तो बस सोम के आने का। राजकुमार मणिधर जल्दबाजी में कहते हैं, ये क्या बात हुई? हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं और महारानी है कि आराम से तैयार हो रही है। आम्रपाली मणिधर की बेचैनी देखकर कहती है, परेशान मैं तो ये राजकुमार, सुलोचना किसी काम में फंस गई होगी, इसलिए उसे इतनी देर हो रही है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो बस आती ही होगी। लेकिन राजकुमारी मुकुंदा ने उन दोनों से कहा, एक काम करिए, आप दोनों यहीं रुकिए, हम सुलोचना को बुला कर लाते हैं। ये बोलकर वो सुलोचना के कक्ष की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। सोम उस वक्त कुछ दासियों की मदद करने के लिए उनके पास ही रुका हुआ था। उसी वक्त राजकुमार मणिधर ने आम्रपाली से क्षमा मांगते हुए कहा, आम्रपाली, हम जानते हैं कि महल से बाहर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब आप महल के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपको हथियारे की खोज में हमारे साथ रहना होगा। बस इसलिए हम आपसे लिए हुए वचन को अमान्य करते हैं। राजकुमार मणिधर की बात का जवाब देते हुए आम्रपाली ने कहा, हम आपकी चिंता समझते हैं राजकुमार, और आपने सत्य कहा, अब हम महल के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी राजकुमार मणिधर ने कहा, इसलिए अब आप जहाँ भी रहेंगी, हम तीनों आपके साथ रहेंगे। अगले ही पल राजकुमारी मुकुंदा जब सोम के कक्ष में पहुंची तो सामने ही उन्हें किसी पुरुष के वस्त्र दिखाई दिए। वो तुरंत उन्हें अपने हाथों में उठाकर देखने लगी और हैरान होकर कहती है, ये सुलोचना के कक्ष में पुरुष के वस्त्र क्या कर रहे हैं? उस दिन हमने उस तरह देखा था और आज ये, इसका मतलब हमारा संदेश सत्य निकला। तभी वहाँ सोम आ गया। सोम ने जब देखा कि राजकुमारी मुकुंदा उसके वस्त्र अपने हाथ में लेकर खड़ी है तो वो सकपका गया। उसने तुरंत राजकुमारी मुकुंदा के हाथ से अपने वस्त्र छीने और बहाना बनाते हुए कहा, राजकुमारी मुकुंदा, आप हमारे भाई के वस्त्र अपने हाथ में लेकर क्या कर रही हैं? तुम्हारा भाई? वो यहाँ कैसे? जहाँ तक हमें पता है आम्रपाली के महल में कोई भी पुरुष यूं ही कदम नहीं रख सकता। तो हमने कब कहा कि हमारा भाई यहाँ आया था? ये तो उसके वस्त्र हैं जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारा भाई अब नहीं है, बस उसकी कुछ यादें हैं जिसे हम अपने पास रखे हुए हैं। यही नहीं, उसका उस्तरा भी हमने अपने साथ रखा है। ये बोलकर सोम तुरंत वो उस्तरा भी उठाकर राजकुमारी को दिखाने लगा। राजकुमारी को उसकी बातों पर यकीन हो गया था और वो उसे ये बताकर वहां से चली गई कि बाहर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके जाने के बाद सोम ने वो सारे सामान जल्दी जल्दी अपने संदूक में भर दिए और एक सुकून की सांस लेने के बाद वो उन तीनों के पास पहुंच गया। चारों ने अपना भेष बदला हुआ था। वो सब घोड़े पर सवार होकर उस कबीले की तरफ निकल गए, लेकिन उस वक्त उन पर दो लोगों की नजर थी। एक तरफ आचार्य का गुप्तचर था तो दूसरी तरफ विशाखा, जो अब पल पल आम्रपाली पर नजर रख रही थी। वहीं दूसरी तरफ महारानी को आचार्य पर संदेह था, इसलिए वो सत्य का पता लगाने के लिए महल के उस भाग में गई जहाँ पच्चीकारी का कार्य किया जा रहा था। वहाँ पहले से ही कुछ कारीगर अपना कार्य कर रहे थे। महारानी कपाला के साथ वहां पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें वो दोनों पुरुष नजर नहीं आए जो उस दिन आचार्य से रहस्यमयी ढंग से बात कर रहे थे। ये देख महारानी की भौहें तन गई। वो तुरंत वहाँ काम कर रहे कारीगरों के पास गई और पूछा, आपके और साथी कहाँ गए? तो उन कारीगरों में से एक ने बताया कि जितने कारीगर यहाँ उपस्थित हैं, सिर्फ उतने ही लोग पिछले कुछ दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई और नहीं है। ये जानने के बाद महारानी का संदेह अब यकीन में बदल गया था। उन्होंने कपाला से कहा, इसका मतलब ये सत्य है कि विक्रमदेव की हत्या किसी और ने नहीं, आचार्य ने ही करवाई है। यदि ऐसा है तो हमें आचार्य से बात करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आम्रपाली पर हत्या का आरोप लगाकर उसे अपने जाल में फंसाया है, उससे हमें पूरा यकीन हो चुका है कि वो जल्द ही आम्रपाली को वैशाली से बाहर निकाल कर रहेंगे। ऐसे में आचार्य हमारे बहुत काम आ सकते हैं। इसके बाद महारानी सीधे आचार्य के पास चली गई। उस वक्त आचार्य अपने कक्ष में थे। महारानी के वहां पहुंचने से पहले ही आचार्य का गुप्तचर वहां पहुंच चुका था। उसने बताया कि आम्रपाली उसी कबीले की तरफ जा रही है जहां से विक्रमदेव को मारने के लिए वो दोनों आदमी आए थे। लेकिन आचार्य पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, कर लेने दो आम्रपाली को जो भी कुछ करना है, लेकिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है, क्योंकि जिसकी तलाश में वो निकली है उन्हें हम उससे पहले ही भगवान के घर भेज चुके हैं।
ये बोलकर आचार्य हंसने लगे। तभी महारानी वहां पहुंच गई। आचार्य को इस तरह हंसता हुआ देखकर वो संदेह भरे स्वर में कहती हैं, क्या बात है आचार्य, आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। महारानी को अचानक वहां आया हुआ देखकर आचार्य के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने इशारे से गुप्तचर को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद आचार्य ने महारानी को जवाब देते हुए कहा, जी महारानी, आप इस तरह अचानक यहाँ पर? महारानी घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे कहा, आचार्य, आम्रपाली पर विक्रमदेव की हत्या का आरोप लगाकर आपने जो समझदारी दिखाई है उससे हम प्रभावित हुए। लेकिन महारानी जैसा उत्तर चाहती थी, आचार्य ने बिल्कुल उसके विपरीत जवाब देते हुए कहा, ये आप क्या कह रही है महारानी? हमने जानबूझकर आम्रपाली पर आरोप नहीं लगाया है, बल्कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। इसलिए हमें भी पूरा यकीन है कि उन्होंने ही विक्रमदेव को मारा है। तो उनके इस जवाब से महारानी चौंक गई। उन्होंने तुरंत कहा, आचार्य, हमें भी अच्छी तरह से पता है कि विक्रमदेव को किसने मारा है। उन दोनों पुरुषों ने जो उस दिन आपसे मिलने के लिए आए थे। महारानी को इतने विश्वास के साथ सीधे सीधे बात करते हुए देखकर आचार्य अंदर ही अंदर घबरा उठे कि कहीं महारानी को सत्य का पता तो नहीं चल गया। वो अपने मन में कहते हैं, लगता है महारानी को हम पर संदेह हो गया है। हम किसी भी हाल में अपनी पहचान उनके सामने नहीं आने दे सकते, अन्यथा भविष्य में हमारा सच सबके सामने भी आ सकता है। ये सोचकर आचार्य ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और उत्तर दिया, आप जिनकी बात कर रही हैं महारानी, वो यहाँ से उसी दिन चले गए थे, क्योंकि महाराज ने कुछ कारीगरों को पच्चीकारी के कार्य के लिए पहले से ही वहां नियुक्त कर रखा था। आचार्य ने जब अपनी बात पूरी तरह से पलट दी तो महारानी ने आचार्य की तरफ घूरते हुए अपने मन में कहा, यह आचार्य या तो बहुत चालाक है या फिर हमें हद से ज्यादा बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी बात है तो हम भी कम नहीं, हम भी वैशाली की महारानी हैं। आचार्य को अपना अपराध हमारे सामने स्वीकार करना ही होगा। इसके बाद महारानी ने आचार्य से कहा, नहीं आचार्य, हम तो बस इसलिए कह रहे थे क्योंकि आज शाम विक्रमदेव के अंतिम संस्कार में उनके पिता सामंत चरणजीत वैशाली आ रहे हैं, इसलिए हम खुद भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें क्या जवाब देंगे? यदि वक्त से पहले विक्रमदेव के आरोपी को पकड़ा नहीं गया तो सामंत चरणजीत के क्रोध को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो अपने पुत्र के हत्यारे से बदला लेने के लिए 1 हफ्ते तक खुद को नहीं रोक पाएंगे। महारानी की बातों ने आचार्य को एक पल के लिए सोच में डाल दिया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आप उचित कह रही हैं महारानी, हमें जल्द से जल्द सच को सामने लाना ही होगा और दोषी को सजा दिलानी ही होगी। महारानी ने विश्वास भरे लहजे में कहा, इसका जवाब तो आपको ही देना है आचार्य। इस वक्त महाराज के दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं। बाकी वैशाली की महारानी होने के नाते हमने भी अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी है, पर उम्मीद करते हैं कि आपके उन दोनों आदमी का हाथ इस हत्या में ना हो, अन्यथा आपके लिए भी मुश्किल बढ़ सकती है। महारानी अपने शब्दों से आचार्य के अंदर दहशत भरकर वहां से चली गई, लेकिन आचार्य अब बेचैन हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं महारानी को सच पता न चल जाए, लेकिन उन्होंने खुद को ये कहकर शांत किया कि तब तक वो दोनों आदमियों को मौत के घाट उतार देंगे। उन्होंने खुद से कहा, महारानी को हम उनकी तहकीकात से कुछ हासिल नहीं होने देंगे, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आम्रपाली को जल्द से जल्द दोषी साबित करके दंड दिया जा सके, अन्यथा विक्रमदेव के पिता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और यदि महाराज को इन सब के बारे में पता चला तो हमारी काबिलियत पर भी संदेह हो जाएगा। एक और महारानी को आचार्य पर संदेह हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर आम्रपाली सोम, राजकुमारी मुकुंदा और मणिधर के साथ उस कबीले में पहुंच चुकी थी। शाम का वक्त था, चिड़िया चहचहाते हुए अपने घर की तरफ लौट रही थी। सोम उन सबको रास्ता दिखा रहा था। उस कबीले के बाहर ठीक सामने एक बड़ी सी चट्टान थी, जिस पर वही सांप का चिन्ह बना हुआ था जो उस खंजर पर था। उसे देख उन सबकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। राजकुमारी मुकुंदा खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब सुलोचना सच कह रही थी। जिस खंजर से विक्रमदेव की हत्या हुई है वो अवश्य इस कबीले के किसी आदमी का है, जिसे शायद पता चल सकता हो कि वो कौन है जिसने विक्रमदेव को मारा है। तभी सोम ने उन सबसे कहा, हाँ, लेकिन हमें कबीले में सतर्क होकर जाना होगा, क्योंकि इस कबीले के लोग किसी पर भरोसा नहीं करते। यदि उन्हें जरा सा भी संदेह हुआ कि हम उनके लिए खतरा हैं, तो वो हमें मारने से पहले सोचेंगे नहीं। सोम की बात सुनकर राजकुमार मणिधर ने कहा, हाँ, तो हम उन्हें बता देंगे कि हम वैशाली के राजमहल से आए हैं, फिर वो हमें कुछ नहीं करेंगे। राजकुमार मणिधर को जवाब देते हुए सोम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके लिए राजा रानी कोई मायने नहीं रखते, ये सिर्फ अपने आप में रहते हैं।
और सिर्फ अपने कबीले के लोगों को लेकर चलते हैं। बाहरी दुनिया के लोग इनके लिए खतरा हैं। ये उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। उन सब की बातें सुनने के बाद आम्रपाली ने कहा, चाहे जो हो जाए हमें प्रमाण ढूंढना ही होगा, इसलिए हमें उस कबीले में जाना ही होगा सोम। इसके बाद वो चारों अपने मन में उम्मीद लिए उस कबीले के अंदर चले गए। वो जगह चारों तरफ से पेड़ों से ढकी हुई थी। वहाँ हर कोई आदि मानव के जमाने का लग रहा था। उनके आभूषण जानवरों की हड्डियों और दांतों से बने हुए थे। लोग जानवरों की खाल और पेड़ की पत्तियों से वस्त्र बनाकर पहने हुए थे। वहाँ पर दिन ढल रहा था, इसलिए उन लोगों ने मशालें जलाकर उन्हें अपने घर के सामने लगाना शुरू कर दिया था। वो चारों ये सब देखते हुए कबीले के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ के लोग अपना काम धाम छोड़कर उन चारों को देखने में जुट गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे पीछे कबीले के लोग भी जुटते जा रहे थे। राजकुमारी मुकुंदा को अब डर लगने लगा था। उनकी भेदती आंखों को अपनी तरफ निहारते देख उन्होंने सोम का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, सुलोचना, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम इनके शत्रु हैं? सोम उनका कोई जवाब दिए बिना सीधे सीधे आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके साथ 2-4 लोग और थे। वो बूढ़ा आदमी उस कबीले का मुखिया था। उन्हें देख वो चारों रुक गए। मुखिया ने उन चारों की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनके सवाल पर आम्रपाली, मुकुंदा और मणिधर तीनों ने सोम की तरफ देखा। सोम ने विनम्र होकर कहा, जी हम वैशाली से आए हैं। हम उन 2 व्यक्तियों को ढूंढ रहे जिनके पास वो खंजर था जिस पर इस कबीले का चिन्ह बना हुआ था। ये बोल उसने जल्दी से आम्रपाली के हाथ से वो खंजर लिया और मुखिया की तरफ बढ़ा दिया। उस खंजर पर बने चिन्ह को देख मुखिया के साथ साथ उसके साथ खड़े बाकी लोग भी बार बार खंजर की तरफ देखते और फिर उन चारों की तरफ देखते। कबीले के बाकी लोग भी देखना चाहते थे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी मुखिया ने उन चारों को उस खंजर का चिन्ह दिखाते हुए पूछा, ये खंजर आप लोगों को कहाँ से मिला? उनके बोलने का तरीका इतना डरावना था कि आम्रपाली और मुकुंदा अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। सोम ने जवाब दिया और कहा, ये खंजर हमें हमारे महल से मिला है जिससे किसी की हत्या की गई है, और इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि हम उस व्यक्ति का पता लगा सकें जिसका ये खंजर है। कबीले के मुखिया ने वहां खड़े अपने साथियों की तरफ रहस्यमयी ढंग से एक बार देखा और फिर अपनी कठोर आवाज में कहा, तुम्हारा ये आना व्यर्थ है। ये खंजर हमारा है, लेकिन इससे हत्या किसने की है उसे हम नहीं जानते। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सरल शब्दों में मुखिया उन्हें वहां से लौट जाने की बात कहते हुए वहां से जाने लगे। उनकी बातें सुनकर वो चारों हताश हो गए। इतनी दूर आकर उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। ये सोचकर आम्रपाली बेचैन हो गई। वो तुरंत भागते हुए उस मुखिया के पास आई। उसे अचानक ऐसे आता हुआ देखकर मुखिया की सुरक्षा के लिए उसके लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकालकर आम्रपाली की तरफ तान दिया। ये देखकर सोम, राजकुमारी, मुकुंदा और मणिधर घबरा गए। आम्रपाली भी सहम कर वहीं रुक गई। कबीले के मुखिया ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, एक गलत कदम से तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। हम मारने और मरने से डरते नहीं हैं। तुम जो कोई भी हो यहाँ से वापस चली जाओ। उनकी बात सुन आम्रपाली ने अपने डर का सामना करते हुए कहा, हम यहाँ काफी उम्मीद से आए हैं। यदि आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं की तो हो सकता है कि एक निर्दोष को सजा मिल जाए और अपराधी यूं ही स्वतंत्र होकर घूमता रहे और यूं ही कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालते रहे। इसलिए हम पर दया कीजिए और हमें बताइए कि ये खंजर किसका है। ऐसे कहते हुए आम्रपाली ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुखिया आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर उसे देखे जा रहा था। क्या मुखिया और कबीले के लोग आम्रपाली की सहायता करेंगे या उसके साथ होगा कुछ और बुरा? क्या महारानी को आचार्य का सत्य पता चल जाएगा? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।